नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आमतौर पर इस कार्यक्रम में हम आपसे मुद्दों पर बात करते हैं, किसी एक मुद्दे पर 4-5 लोगों को बुलाकर उस पर बातचीत करते हैं। कभी कभार हम ऐसी शख्सियतों को भी बुलाते हैं जिनसे बात करने का मन होता है कि कुछ वैसी बात की जाए जिससे कुछ वैसी चीज़ें निकलें जिसका समाज पे, सोसाइटी पे असर पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तो आज आपको रूबरू कराएंगे पद्मश्री शशधर आचार्य से। झारखंड के रहने वाले तमाम लोग और झारखंड के बाहर रहने वाले, देश दुनिया में रहने वाले लोग इन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने छऊ को उस मुकाम तक पहुंचाया, उसको ग्लोबली दुनिया के देशों से परिचित कराया छऊ को, जो किसी ज़माने में ऐसा माना जाता है कि वो एक इलाके विशेष की नृत्य शैली थी और सरायकेला के आसपास के लोग छऊ करते थे। लेकिन आज अगर छऊ को अमेरिका में लोग जानते हैं, अगर छऊ की चर्चा लंदन में होती है तो उसकी एक वजह शशधर आचार्य भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बधाई कि सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना। एक तो क्योंकि आपसे बात हो रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि बड़ी लेजेंसी है आपके परिवार की। आप कई पीढ़ियों से, 6 पीढ़ियों से आप लोग कला के क्षेत्र में हैं और ख़ासकर छऊ के लिए काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। देखिए, बेसिकली हम लोग रहने वाले तो उड़ीसा के हैं। पहले वो जो अपना एरिया था ये पूरा ओड्रो देश में था, ठीक है। सरायकेला का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री कहता है, जब हम आए वो बताऊंगा मैं, कि 1205 एडी में फर्स्ट सिंहभूम डायनेस्टी पोड़ाहाट में होता है। और उस वक्त का जो राजा थे वो, उनका नाम था बूढ़ा विक्रम सिंह। वो बूढ़े समय में आए थे, इसलिए बूढ़ा विक्रम सिंह के नाम पर नामित था। उसके बाद धीरे धीरे वर्ष बीतते गए और सरायकेला का किंगडम 16वीं शताब्दी में बनी है, 16th सेंचुरी में। ये जो सरायकेला आप देख रहे हैं 16वीं शताब्दी का, 16वीं शताब्दी में नदी के किनारा था जी। नदी में बाढ़ आने के बाद फिर वो ढह गया। उसके बाद ये अभी जो राजदर पैलेस है वो बना है। राजा ये पूरा एरिया 7 सरंडा हिल्स के नाम पर जाना जाता था। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक पूरा 7 सरंडा हिल्स। यहाँ के मुख्य जो निवासी थे वो आदिवासी लोग थे। उसमें 2 जाति थे, एक सरका था, एक भुइयां था। सरका और भुइयां में भी थोड़ा डिफरेंस था। सरका जो जाति था वो खेतीबाड़ी, जो जिसको आज आप हो मुंडा ये जो कहते हैं ना, डिसेंडेंट उन्हीं के हैं। और भुइयां जो जात है वो कायस्थ होता था, वो शिकारी होता था, वो लड़ाकू होता था। तो ये 2 तरह के लोग इस एरिया में बसवास करते थे। राजा आया, जब देखा कि भाई ये 2 ट्राइबल लोग हैं, इनसे राज्य चलाना मेरे लिए तो कठिन होगा। तो उसने क्या किया कि नियर बाय जितनी गढ़जात था, सुनिए, हमारे सिंहभूम डायनेस्टी केवल नहीं था, इसके आसपास 36 गढ़जात था, 36 गढ़जात, जैसे सिंहभूम, मानभूम, धलाभूम, बराभूम, शिखरभूम, जितने भूम हैं, फिर बोनेगढ़, केंजरगढ़, सुंदरगढ़, जितनी गढ़ थे, ये 36 किंगडम था जो ओड्रो देश में आता था। ओड्रो देश, तब देश कहते थे मगध, पांचाल, ओड्रो। तो ये उड़ीसा के मतलब ओड्रो देश में था। जब आजाद हो गया, भारत अपना आजाद हो गया, तो ये बंटवारा हुआ इस एरिया का। एरिया बंटवारे से थोड़ी सी एरिया जो है उड़ीसा का जो स्टेट ना जाकर बिहार में आया, जिसे आप आज झारखंड कह रहे हैं जी, ठीक है। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की जगह जो बंगाल में था वो भी बिहार में आ गया, जिसे आप मानभूम कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह उड़ीसा का बंगाल में चला गया, बंगाल पे चला गया। लेकिन छऊ वस्तुतः सरायकेला के उत्पत्ति है जी। सिंहभूम डायनेस्टी का उत्पत्ति छऊ है। और ऐसे देखा गया है कि भारतवर्ष में जितनी कलाएं हुई है, सारे कलाओं की जड़ थिएटर है, नाटक। क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ संस्कृत थिएटर हुआ करती थी। जब लोग संस्कृत को समझ नहीं पाए तो फोक थिएटर का जन्म हुआ। जब फोक थिएटर का जन्म हुआ तो वो विभिन्न तरह की थिएटर होने लगी। कोई मूवमेंट बेस हो गया, कोई गाना बेस हो गया, तो वो संगीत पे चला गया, वो मूवमेंट पे चला गया। किसी किसी चीज पे, जैसे कि कोई पौराणिक कथाओं को करने के लिए हम नहीं कर पाते हैं। और उड़ीसा से जब ये चीज कला आई तो हमारी परिवार, राजा ने 13 कास्ट के लोगों को सरायकेला में लाके स्थापना करी। 13 कास्ट,
जिसमें ब्राह्मण सब लोग थे, जितने भी अभी भी आपको मिलेंगे। हर टोला में एक एक अलग अलग, भाई ये बर्तन बनाने वाला एक जगह, सोनार लोग एक जगह, तेल बनाने वाला एक जगह, फलाना एक जगह, ऐसे ब्राह्मणों को एक जगह। तो हम राजपुरोहित के हिसाब से राजा का आए थे। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे, मेरे दादा परदादा जो थे, वो लोग पूजा के लिए आए थे। लेकिन पता नहीं क्या हमारे साथ हुआ है कि आगे जनरेशन बढ़ती गई और जैसे जैसे बच्चे पैदा होते गए, एक डांसर पैदा होता है, एक ब्राह्मण, एक डांसर, एक ब्राह्मण। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि मेरे पिताजी के हम चारों बेटे हैं, चारों डांसर बन गए जी। तो ये ट्रेडिशनल जो चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस सरायकला छऊ को हमारे परिवार ने, इस सरायकला छऊ को बनाने में, क्योंकि जिस तरह से समय आता गया, रो होगा, फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा, धीरे धीरे परिवर्तन 19वीं शताब्दी से जब आया तो हमारे परिवार का बहुत देन है। मेरे पिताजी के चाचा थे जिन्होंने रिदमिक स्ट्रक्चर को, ये जो छऊ की रिदम बज रही है, वो ब्राह्मण आदमी थे, कितना अच्छा बनाए हैं ऐसा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरायकला में जितने इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे वो सब एससी थे, शेड्यूल कास्ट के हैं। अभी भी आप देखिए मुखी लोग जो हैं इतना अच्छा बजाते हैं, क्योंकि रात रात भर बजाना पड़ता है। रात रात भर बजाने के लिए आपको ताकत चाहिए जी। ब्राह्मण तो पूजा करेगा, कितना ताकत लाएगा। लेकिन यहां था ब्राह्मण का, उसने बनाया उस रिदम को और उनके हाथों में दिया और उन्होंने बजाया उसको, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो हमारे परिवार की देन बहुत है। अभी भी देखिए मेरा बेटा, मेरा एक ही बेटा है, पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अभी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसको मन कहाँ है छऊ में। हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने मेरे को बोला 10th के बाद कि मैं सीखूंगा, और पिछले 7 वर्षों में, 6 वर्षों में उसने इतनी जल्दी अडॉप्ट करी है कि इसी को कहते हैं ट्रेडिशन। हम ना छोड़ सकेंगे, ना हम इसको दूर कर सकते हैं। हम तो 24/7 का इसका काम करते हैं छऊ में। रहा छऊ सरायकला से जब डेवलप हुआ, मैं आपको ले चलता हूँ 16th सेंचुरी में, जब हमारे यहाँ के राजा थे, उनका नाम था उदित नारायण सिंह देव। उदित नारायण सिंह देव ने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि राजा लोग बहुत सोचने वाले होते थे, उस पर अगर ब्राह्मण, दोनों राजपूत और ब्राह्मण मिल जाए तो दिमाग में बहुत खुरापाती चलता है। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी चीज पर, ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। आप दो लोगों को मिला दीजिए, तीसरा व्यक्ति वहां पैदा हो जाएगा, क्योंकि इनके पास दिमाग होता है। एग्जीक्यूट करना भले दूसरे लोग करें। तो राजा ने क्या किया, एक चैत्र पर्व का शुरुआत करवाया, और जो अप्रैल महीना में 4 दिन होता है हमारे यहाँ, आपको पता है। 13 डेज की जो फेस्टिवल है उसमें 4 दिन छऊ होती है, लेकिन 13 दिन का फेस्टिवल क्यों रखा? क्योंकि वो 13 कास्ट के लोगों को लाया था, और 13 दिन तक हर व्यक्ति को उसने जन्म देके ब्राह्मण बना दिया। मतलब कि छऊ कितना सेकुलर है, इसमें कोई जाति, धर्म, गोत्र, किसी चीज का प्रभेद नहीं है। हम सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे नाचते हैं। वो अलग चीज है कि मैं ब्राह्मण हूं और वो ऐसी है, वो अलग चीज है। क्या बात, क्या बात। ये कला में नहीं है। आप जब सरायकला से बाहर चले जाते हैं तो मेरा जो ढोलवादक है वो मुखी है, ऐसी है, वो मेरे साथ बैठ के टेबल पे खाना खाता है। जो सिस्टम जहां है उसको वहीं तक रहने दीजिए। आपको थोड़ा ये खोलना पड़ेगा। किसी भी चीज को डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो देश हो, चाहे वो कला हो, चाहे किसी भी चीज को, आपको ओपन माइंडेड बहुत जरूरी है, जो इस छऊ ने हमको सिखाता है। छऊ एक ऐसी कला है भारतवर्ष की अन्य, देखिए आप साउथ जाइए, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है कि केवल ब्राह्मण कर सकते हैं। कुडियाट्टम जी, केवल ब्राह्मण करेंगे और किसी को सिखाएंगे नहीं, वो जीवन दे देंगे, आप नहीं सिखाएंगे। लेकिन क्या वो दूसरे कला को नहीं कर सकते, लेकिन एक रखा है उन्होंने। छऊ में पहले से नहीं है। राजा ने हमारा बहुत बुद्धिमानी, बहुत, राजा को धन्यवाद देना पड़ेगा। मैं तो आज जीवित नहीं है, फिर भी मैं उनका नाम पकड़ता हूं कि बहुत बुद्धिमान राजा था। देखिए, राजा ने आम आदमी के इंटरेस्ट के लिए, कि आम लोग इस कला से जुड़े और पढ़े लिखे लोग जुड़े, अपने बेटों को डांसर बना दिया। 2 बेटों को, सुधेंद्र नारायण सिंह देव मेरे गुरुजी, और उनके बड़े भाई शुभेंद्र नारायण सिंह देव, दोनों बेटों को डांसर बना दिया। उससे क्या हुआ, जनरल कास्ट के लोग सोचे, अरे राजा का बेटा नाचता है, मैंने नाचूंगा। तो उससे एक जो शुरू होता है कि कला को डेवलप कैसे किया जाए, वो राजा ने बहुत अच्छा सिखाया। मिडिल एज में राजा ने 8 अखाड़ा बनाया सरायकला में, 8 अखाड़ा।
आठों अखाड़ा में 8 गुरु, आठों अखाड़ा में म्यूजिशियन अलग, आठों अखाड़ा का डांसर अलग, और उसने रख दिया चैत्र पर्व में जिस दिन फाइनल होगा उस दिन सभी लोग एक एक आइटम बना के लाओगे, जो आइटम मुझे अच्छा लगा उसको मैं फर्स्ट प्राइज दूंगा, ठीक है। तो देखिए कि एक साल में 8 स्कूलों में 8 आइटम बनती है, कम होती है क्या? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी स्कूल बहुत है, काम कहाँ है? काम कहाँ है? चलिए, मेरे को इंटरेस्ट है, मैं अपना काम को जारी रखता हूं, लेकिन मैं बाकी लोगों से भी यही आग्रह करता हूं कि काम करें, आर्टिस्टिक वर्क में लगे पड़े। स्कूल खोलिए, मना नहीं है किसी को, लेकिन राजा का वो चीज को याद कीजिए कि राजा ने स्कूल क्यों खोला था। मुझे ऐसा लगता है कि राजा ने इस कला को डेवलप करने के लिए स्कूल खोला था, नहीं तो उसको बिना अखाड़ा खोले भी चलता था उसका। लेकिन 8 आइटम में से 2 आइटम तो अच्छा रहेगा ना, तो 2-2 आइटम अगर हर साल जुड़ते जाए, अगर 20 साल तक तो 40 आइटम होता है रेपोटूर में। आज हमारे रेपोटूर में 150 करीबन आइटम है, उसमें से 50 आइटम गायब हो चुकी है, जानते नहीं है लोग। 100 आइटम जानते हैं, उसमें से भी 10 आइटम करते हैं, 90 नहीं करते हैं। वही आपको दिखा, रात्रि, चंद्रभागा, मयूर, नाविक, राधा कृष्ण, सागर, हंस, मतलब गिनती से बता सकता हूं कि 15 या 16 आइटम जो मुझे दिखती है। बाकी आइटम कहां चले गए? क्यों नहीं है? क्योंकि आपको उस तरह की ट्रेन करनी पड़ेगी। आपको अपना मन को देखिए, मैं मानता हूं कि कला एक बच्चे की तरह है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बच्चे को जब तक आप माँ या बाप अपने शरीर पर सड़ा रहेगा वो चुप रहता है, वो डिटेच कीजिए वो रोना शुरू करेगा। कला भी ऐसे ही है कि कला एक बच्चा है जिससे आप अपने शरीर में 24 घंटे आपको पालना पड़ेगा, तभी जाके कला निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। क्या बात, बिल्कुल। दूसरा, एक ट्रेडिशनल होने के नाते मैं एक बात बता सकता हूं कि हमें किसी चीज को जैसे सीखने की जो इच्छा हमारी होती है, और सिखाने वाला जो टीचर होता है, क्योंकि मेरे पिताजी के अलावा मेरे 5 गुरु और हैं। मेरे पिताजी का नाम था गुरु लिंगराज आचार्य, मैंने पहले उनसे सीखा है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा और भी गुरु हैं मेरे बराबर के, आप उनके पास जाओ, उनसे सीखो, उनसे देखो, जो आपको अच्छा लगे वो ग्रहण करो। सेकंड गुरु मेरे नटशेखर बनबिहारी पटनायक, थर्ड गुरु मेरे हुए केदारनाथ साहू, फोर्थ गुरु हुए विक्रम कुंभकार, और फिफ्थ गुरु राजा लास्ट सुधीर नारायण सिंह लास्ट, जिसमें से 2 पद्मश्री थे मेरे गुरु। आज मुझे इसलिए खुशी लगता है कि मेरे गुरुओं की आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं इससे खुश हूँ। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि सज्जनाचार्य साहब को सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना। एक बात जो हम लोग, आप सब लोग जानते ही हैं, फिर भी दोबारा उसको कहना चाहते हैं कि सज्जनाचार्य जो पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिल्ली में वहाँ पढ़ाते हैं, और इनके पढ़ाए हुए लोग भी कमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। एक होता है कि जब कई सारी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं या बहुत सारे पर्व त्यौहार भी हैं, अपना कल्चरल फेस्ट होता है, बिल्कुल वो रह जाता है एक जगह। यह जानते हुए कि ज़माना ग्लोबल है, आपके हाथ में आईफोन है और आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, आपको इसका श्रेय जाता है कि आपने इसको ग्लोबली बताया लोगों को कि छऊ क्या है। देखिए, ये कैसे हो पाया? मैं जब अपनी पढ़ाई समाप्त किया, मैं ग्रेजुएशन किया, उसके बाद लो सेकंड ईयर तक किया, मैंने थर्ड ईयर किया नहीं, बॉम्बे चला गया। मेरे पिताजी बोले हीरो बनने चला गया, मैंने कहा नहीं, मैं हीरो बनने नहीं गया हूँ, मैं अपनी कला को लेना चाहता हूँ। मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं सीखूं पहले, जब मैंने सीख लिया तो मेरा ट्रेन रहा, क्योंकि गुरुओं के साथ में जाता था बाहर परफॉर्मेंस करने के लिए। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं सरायकला में रह जाऊँगा तो ये लिमिटेड रह जाएगा। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा मेरे पास दिमाग है, तो मैं इसको बाहर ले जाके और किन किन चीजों में काम कर सकता हूं, छऊ को बढ़ावा दे सकता हूं। दूसरा अल्टरनेट वे ढूंढा मैंने कि जिससे छऊ आगे बढ़े। देखिए, केवल ट्रेडिशनली आप छऊ डांस को करते रहेंगे, आप साल में कितना प्रोग्राम करेंगे? मुश्किल से 6 प्रोग्राम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 6 भी नहीं हो पाता है। नहीं, हम लोग करते हैं क्योंकि हमने उसके ऊपर दिमाग लगाई है। अच्छा, चैत्र पर्व में जैसे परफॉर्मेंस होता है, वैसे अगर आप दिल्ली में ले जाकर परफॉर्मेंस करेंगे या बॉम्बे में करेंगे तो वो आज के ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। हमने डिजाइन डाली, हमने लाइटिंग करवाई, हमने स्टेज डिजाइन किया, है ना, हमने प्रोसिनियम थिएटर में लेके उसको सजाया, उसकी एंट्री एग्जिट को बदला, म्यूजिक को लिरिकल बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ मोहरी बजते एक बेसुरा बजता है, लेकिन सहनाई को यूटिलाइज किया, सुर में लाए, ताल पे बच्चों को नचवाया, तो मजा आती है।
दूसरा चीज क्या है कि मुझे लगा कि मैं छऊ में ज्यादा इनकम नहीं कर पाऊंगा और मैं कलाकारों को पाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने गुरुओं को देख रहा था, वो 50 रुपया 100 रुपया हमको देते थे, कभी कभी वो कभी कभी देते थे, चलो इस बार प्रोग्राम दे दिया, अगले बार देख लूंगा, तो फिर ही मान जाता। उस वक्त 50 रुपया बहुत मान रखता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहता है वो कहता है कि मुझे क्या मिलेगा, प्रश्न है और जायज है, मैं नहीं मानता उसको बुरा, जायज है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा पहले सीखो, सीखने के बाद बहुत पॉसिबिलिटीज है, और मैंने तो बहुत पॉसिबिलिटीज खोल रखा है और तुम आगे ले जाओगे। क्यों? मैंने यहां से जाने के बाद थिएटर में काम करना शुरू किया, एक्टिंग में। एज एन एक्टर को क्या चाहिए, और सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि केवल छाऊ डांस मत बोलिए, आप छाऊ में देखिए कि इसमें प्रधानता क्या है। इसमें प्रधानता है आंगिका अभिनय। अभिनय को दर्शाने की 4 पक्ष होते हैं, वाचिक, आंगिक, आहार्य, सात्विक। वाचिक छऊ में नहीं है, आंगिक है, आहार्य और सात्विक है। दूसरी चीज क्या है कि शरीर से जो बात, शरीर की जो भाषा है वो इंटरनेशनल है। देखिए आप हिंदी बोलेंगे तो पंजाब में नहीं समझे, सॉरी साउथ में नहीं समझेंगे, साउथ की भाषा इधर लागे, लैंग्वेज बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया ना, इस पे गाना रखा। देखिए हमारा ट्रेडिशन बहुत अच्छा बना, जिन्होंने भी बनाया, जिन गुरुओं ने भी, बहुत अच्छी चीज हमें दे के गया है। बस संजो के रखना हमारा काम है, हमको ये संजोना है, ये हमारा धर्म है। अगर हमें कलाकार के रूप में पैदा हुआ हूं तब, ठीक है। मेरा बोलना है कि उन्होंने कितनी अच्छी दूसरे नृत्यों से इसको एक अलग भावनाओं से लेके चले गए। क्या बोले कि भाई देखो, दिस इज बेस्ड ऑन आंगिका अभिनय। शरीर से तुम बोलना सीखो, और जो फिजिकल थिएटर में आता है, ये दिमाग में मेरा लग गया तो मैंने एनएसडी घुसा कि मैं एक्टर के लिए पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? शरीर, शारीरिक के जरिए आप किस तरह से एक्सप्रेशंस को निकाल सकते हो। केवल एनिमल्स नहीं, बर्ड्स नहीं, बीस्ट नहीं, एक कैरेक्टराइजेशन। देखिए एक बाघ का भी, टाइगर का भी एक अपना कैरेक्टर होता है, और उसका भी अपना एक मूड होता है। कभी ऐसा रहता है, कभी एकदम उद्भट हो जाता है, कभी धीरे धीरे चलता है खाना खाने के बाद, कभी एकदम अचानक अटैक में जाता है। इंसान का भी ऐसा ही है चरित्र। तो चरित्र को चित्रण करने के लिए आंगिका अभिनय सबसे बेस्ट उपाय है। आपका बैठना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका कैरेक्टर का बयान करता है जी। एक। दूसरा, आहार। हम मास्क लगाते हैं, मास्क लगाने के बाद हम दुनिया से डिटेच हो जाते हैं। दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं है, ये ऑडियंस है, ये मैं एक्टर हूं, मैं डांसर हूं। मेरा संबंध उसके साथ रहता है जो कैरेक्टर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं कृष्ण का कर रहा हूं तो लोग कहेंगे ये कृष्ण है, ये नहीं कहेंगे ये सजधर नाच रहा है। क्यों? आप अगर मुझे नहीं पहचानते हैं तो कैसे बोलिएगा? आप तो कहेंगे ये तो कृष्ण है, ये राधा है, ये राधा है, ये चंद्रभागा है, ये सूरज है, ये रात्रि है, ये चांद है। तो हम मुखौटे के प्रयोग से अपने कैरेक्टर को छुपाकर या अपने कैरेक्टर को छोड़कर हम उस कैरेक्टर की आइडेंटिटी में चले जाते हैं जो कैरेक्टर हम ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट थिएटर का बहुत बेस्ट चीज था। ये जब मैं समझाने लगा थिएटर के एक्टरों को, उन्होंने कहा बढ़िया चीज है। और नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल में भी बहुत फायदा हुआ। क्यों? वो लोग फिजिकल थिएटर करते थे लेकिन उनकी फिजिकल लिमिटेड है, हमारी तो अनलिमिटेड है ना। हमारे पास मूवमेंटों की अगाध समुद्र है। वेस्टर्न में चले जाएंगे तो उनकी लिमिटेशन है बॉडी में, उनका अपना बॉडी का लिमिटेशन है, बॉडी को चलाने का लिमिटेशन है। हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है। हमारा बॉडी तो इतनी इम्प्रोवाइजेशन देती है बॉडी, और एक बार अगर आप उसको समझने लगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ढूंढ लीजिएगा अपने बॉडी से। और सबसे पहले बात मैं कहूँगा कि आज के डांसरों को, छाऊ डांसरों को, सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानना जरूरी है, जो वो लोग नहीं सीख रहे हैं। अपने शरीर को नहीं जानेंगे तो मैंने आपको गाली दिया, आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको प्यार कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा? तो आपका शरीर कहेगा कि आइए ना, मुझे नहीं चाहिए। बोले शरीर कहता है, ये आपका मेंटल है, आपको यहां से ऑर्डर देना पड़ेगा, तब होता है। यही छऊ है। अच्छा, एक आपने अच्छी बात की, मुखौटों की बात होती है कि छऊ का पूरा फॉर्म ही मुखौटों पे है, फिर आपकी शैली पे भी है जी। मुखौटा बनाना, फिर वो मुकुट जो बनता है वो बहुत बड़ा होता है, वजनी भी होता है, तो यह कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, सबसे पहले जब ये मैं आपको एक बताता हूं कि शास्त्र एक अलग चीज है। शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि मेकअप, कॉस्ट्यूम, मुखौटा,
प्रॉपर्टी, ये सारा कैरेक्टर को दर्शाता है। अब रावण का 10 सिर था, हमारे पास 10 सिर तो है नहीं, एक ही सिर है, तो 10 सिर दिखाने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये शास्त्र कहती है प्रयोग करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक सही बात बताता हूं, इंटरनेशनली मैं स्टडी करके आया हूं इसमें। भारतवर्ष में गौतम बुद्ध के अनुयायी लोग जब अपने बुद्धिज्म की प्रचार करने के लिए भारतवर्ष से निकले अप टू जापान तक, उन्होंने अपनी भारतीय युद्ध कला को सीखा, क्योंकि धर्म के लिए तो कुठाराघात है, आपको पता है हमारे देश में। धर्म प्रचार करना मतलब एक चैलेंज स्वीकार करना। तो उन्होंने तो इंटरनेशनल जा रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए हमारा युद्ध विद्या कौशल को सीखा, भारतीय युद्ध कला को, क्योंकि छऊ भारतीय युद्ध कला से प्रेरित है। पाइका, फरीखंडा, ये जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब उसी के अंदर में आता था, क्योंकि ये सोल्जर लोगों का डांस है। हाँ, सोल्जर से निकला है, मतलब कैंटोनमेंट से निकला है, छावनी से निकला है, इसीलिए भी छऊ कहते हैं कई लोग। लेकिन छऊ का मतलब मास्क है, छावनी ठीक है, वो शब्द में मानता हूं, आप जोड़ लेते हैं। हाँ, ये कई तरह के वो कहते हैं ना, उसको बोलेंगे परिभाषा देते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं छाया है, प्रतिबिंब है, इमेज है, इमेज भी मास्क है। जैसे कि कृष्ण को मैंने देखा नहीं, लेकिन एक इमेज है मेरे मन में कि कृष्ण की मृदु हंसी थी, और तो लिखा हुआ है ना श्लोक में कि कृष्ण का हंसी मृदु हंसी थी, है, रावण का हंसी अट्टहास्य था। तो रावण का मुखौटे में अगर मृदु हंसी डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो तो फिक्स है, वो तो शास्त्र कहता है ना। लेकिन मैं कहता हूं मार्शल आर्ट, जब गौतम बुद्ध के अनुयायी लोग गए, आप देखिए चाइना में देखिए गंजे लोग मार्शल आर्ट करते हैं, क्यों? एक मार्शल आर्ट करने वाला बाल रख के करेगा कि गंजा करेगा? क्योंकि मोंक लोग गंजे थे, इसलिए वो गंजे हैं। जापान में चले जाइए, जहां जहां मार्शल आर्ट गया है भारतीय युद्ध कला, वहां वहां मुखौटा है, वहां वहां मुखौटा का थिएटर है, नहीं तो मुखौटा का डांस है। चाइनीज ओपेरा देखिए, कोबुकी देखिए, नो थिएटर देखिए, मैंने सबके साथ काम किया हो कोलैबोरेशन में। मुझे कभी भी ये नहीं एहसास हुआ कि मैं इनके साथ जो काम कर रहा हूं ये मैं नहीं जानता हूं, या उनकी बॉडी को मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। क्यों? कि हमारी कलाई तो है, वो अलग नामकरण है। आप देखिए आज जो टाई ची यूची कर रहे हैं ना, ये सारे अपने भारतवर्ष की कलाएं हैं। मार्शल आर्ट का वही कलाएं वहां चला गया है। मुखौटे के प्रयोग तीनों छाव में होता था। 19th सेंचुरी में मयूरभंज ने हटा दिया। सरायकला और पुरुलिया दोनों में मुखौटे का प्रयोग होता है। पुरुलिया का जो मास्क है उसको कहते हैं होमा पटिया मोहड़ा, और सरायकला का जो मास्क है वो सोफिस्टिकेटेड है, हल्का है, वो भी 2 पार्ट है। हेडड्रेस एक पार्ट है, एक क्यों पोर्टेबल बनाया, विदेश जाना था, कैसे इतना बड़ा मास्क लेके जाएंगे, तो उसको पोर्टेबल बनाया, इसीलिए दोनों को मुखौटा और हेडड्रेस का अलग किया। अच्छा, एक है कि जब आप बहुत काम करते हैं और असाधारण काम करते हैं तो ये पता होता है कि हमारा काम रिकॉग्नाइज हो रहा है समाज में। कई बार जब सम्मान मिलता है तो लगता है कि नहीं, हाँ कोई और भी है, सरकार भी है जो देख रही है कि हाँ भाई हम क्या काम कर रहे हैं। तो पद्मश्री मिलने के बाद आपको क्या महसूस होता है? एक बात मैं कहूँगा कि ये उपलब्धि मेरा तो है, लेकिन सबसे बड़ा देन है मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं काम कर पाऊं और अपने आप को प्रूफ कर पाऊं। एक दूसरा है, इससे मिलने से आने वाला जो जनरेशन है जो मेरे से सीख रहा है, या मेरे जूनियर लोग जो हैं, वो लोगों को एक और उत्साह मिलेगा कि मुझे भी मिल सकता है अगर मैं अच्छा काम करूं तो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तो गुरुओं का देन, दूसरा आने वाला जनरेशन को एक शिक्षा कि भाई ये काम अगर हम उचित ढंग से करेंगे तो कल को मुझे भी प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि मेरे मिलने से बहुत लोगों के मन में ये जिज्ञासा हुआ होगा कि हम काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये अच्छी बात है। कई दफ़ा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या पता इसका फलाफल क्या होगा। तो अगर सम्मान मिलता है तो है कि हाँ ठीक है, आप एक अचीव कर सकते हैं अपने किसी उद्देश्य के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो। एक चीज़ और है कि जैसे जब आप झारखंड जैसे राज्य में होते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे सरायकेला में हैं वो उड़ीसा और झारखंड, मतलब तब बिहार और बंगाल तीनों के बीच में है, तो छोटे राज्यों में छोटी जगहों पे काम करते हुए उसको ग्लोबली फैलाना कितना चैलेंज है? देखिए चैलेंज तो था, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा संपन्न परिवार के नहीं थे कि हमारे पिताजी लोगों ने बहुत पैसे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन एक चैलेंज लिया, मैं बाहर गया, मैंने ऑल्टरनेटिव वे ढूंढा
मैंने नौकरियां करी। मैंने आपको बताया ना कि आपको बताया कि गवर्नमेंट सेंटर में 90 से लेकर 93 तक में रहा, 3 साल यहाँ नौकरी करा सरकारी डायरेक्टर बनकर। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चला गया छोड़ के। दूसरा बात, एनएसडी में मुझे नौकरी मिली मूवमेंट लेक्चरर का, मैंने नहीं किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे मिली मूवमेंट लेक्चरर का, मैंने नौकरी नहीं करी। नौकरी ना करने से एक फ़ायदा हुआ मुझे। नौकरी ना करने से एक फ़ायदा क्या हुआ कि मैं क्रिएटिव वर्क करने में तत्पर हुआ, क्योंकि मुझे हर दिन चैलेंज लगा। और चैलेंज करते हुए मैं अपने आप को चैलेंज करता रहा कि नहीं, कला तो अपनी जगह है, लेकिन मैं इसको कितना फैला पाऊंगा। इसलिए मैंने थिएटर में, कोरियोग्राफी में, डांसर के लिए, दूसरे डांसर के लिए, छौ डांसर नहीं, दूसरे डांसरों के लिए भी। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ इस पर। एक चीज़ और क्या हुआ कि जितने बड़े बड़े डांसर थे दिल्ली में, क्योंकि आपको दिल्ली मालूम है टॉप मोस्ट डांसर वहीं भागते हैं, टॉप मोस्ट गायक वहीं हैं, तो सब लोगों के साथ मुझे काम करने के लिए, सोनाल मानसिंह जी के साथ मुझे काम करने के लिए मौका मिला, उमा शर्मा जी के साथ मुझे काम करने के लिए मौका मिला, आपको रंजना गोहार जी के साथ, प्रतिभा प्रहलाद जी के साथ, जितने बड़े बड़े डांसर हैं सबकी कोरियोग्राफी मैंने करी है। मैं गांव का लड़का हूं, लेकिन कोरियोग्राफर के हिसाब से मैं अच्छा काम करने लगा। क्यों? कि मेरे पास वो दिमाग था और वो बॉडी था। जो जैसे उदय शंकर जी जो भी मूवमेंट करते थे ना, उनको आपको सुंदर लगेगा, क्योंकि उदय शंकर जी का बॉडी खाता था। तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को, मेरा तो एक ही ध्यान होता है कि शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो डांस भी अलग, सब अलग। अब हमारे कार्यक्रम का वक्त जो है धीरे धीरे अवसान की तरफ है। 2 मिनट हमारे पास है, तो हम अब इस 2 मिनट का सदुपयोग इस तरीके से करना चाहते हैं कि आपसे हम ये कहें कि मुझे भूल जाइए कि कोई प्रस्तोता आपसे बात कर रहा है, टेलीविज़न के स्क्रीन को देखिए और लोगों से कहिए आप जो कहना चाहते हैं। देखिए, एक इस कला को बचाना है, और ये कला मैं अकेले बचा नहीं पाऊंगा। मैं तो कार्यरत हूँ, मैं और मेरे साथियों को कह रहा हूँ कि थोड़ा तत्पर दे के काम करें, और जितनी भी विद्या हमारे गुरुओं ने हमें दिया है उन्हें लेके ना जाएं, उन्हें दे के जाएं। देना बहुत जरूरी है, तभी तो वो कला बचेगी ना। दूसरा चीज़ है कि मुझे एक छोटा सा याद आ गया कि गुरु शिष्य परंपरा में जो शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा हमको मिली, हम स्कूलों में हमने नहीं लिया है डांस का, वो जिंदगी भर कभी भूला नहीं जाता है। मैं आपको एक छोटी सी वाकया सुनाता हूँ। मेरे पिताजी, मैं जब छोटा था तो मेरे को सुलाते थे, तो वो एक गाना गाते थे, आजन मामू शरद शशि मोकानु हाथोरे पड़ रे खसी। वो बच्चे के लिए था, लेकिन वो मेरे डांस में है। आज जब ये गाना मैं बचपन से सुना हूं, मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। यह है गुरु शिष्य परंपरा। इससे छाप छोड़ देता है गुरु कि वो जिंदगी आखिरी दम तक आप उसे पढ़ेंगे। जैसे कभी गुस्सा आता था ना मेरे पिताजी को, तो मेरे पिताजी बोलते थे था कृदिन कृदिन दिन 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 धागी ते था, तो गुस्सा उनका ताल पे चलता था। बताइए, तो ऐसे कलाकार आपको कहां मिलेंगे? ये शिक्षा नहीं मिलेगा। जो शिक्षा हमें मिला है उसे हम दान स्वरूप दूसरों को दें, और कोशिश करें आने वाले जनरेशन को कन्विंस कर कर सिखाएं। इतनी कहना चाहूँगा। कन्विंस करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको पहले भी दूरदर्शन के स्टूडियो में बुलाना चाहते थे, आपकी व्यस्तता थी, और आज आप यात्रा पे थे, फिर भी आप हवाई अड्डे से सीधे हमारे स्टूडियो। नहीं, ये मेरा धर्म है। देखिए, 10 लोग सुनेंगे, इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है कि 10 लोगों को समझना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी तो मैं सरकार से एक बड़ी अर्जी लेके जा रहा हूँ कि मुझे एक जगह दी जाए सरायकला में, जिससे मैं एक अच्छा म्यूजियम सरायकला छाऊ का बनवाऊं। मेरे घर में है म्यूजियम, उसको बढ़ाऊं। अभी तो मैं सरकार को प्रस्तावना देने जा रहा हूं। आप दीजिए और सरकार इंशाल्लाह इसको स्वीकार करे। बिल्कुल। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और जो हम लोग की बातचीत के पीछे जो स्क्रीन पे जो नृत्य चल रहा था, जो छऊ था, उसको आपने पूरा एंजॉय किया होगा। आपको आपकी समझदारी में थोड़ा इजाफा हुआ होगा छऊ को लेकर। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।